यस। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार। लाल कलर परफेक्ट चलता है ना। चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं मेरे भाई? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी नोक झोंक, किसी बाधा के। हालांकि बाधा तो है आज। मालूम है क्या हुआ है? मैंने जो ये क्लास तैयार कर रहा था, तो उसका जो पीपीटी है ना, वो पीडीएफ में केवल सेव रहा, बाकी मेन पीपीटी नहीं रहा। ठीक है, तो इस कारण से मेरे को आज पीडीएफ में पढ़ाना पड़ रहा है। और दूसरा क्या ही बताऊं मैं, इसमें बहुत पढ़ाने में दिक्कत होने वाला है, मेरे को आइडिया नहीं है इतना। खैर कोई नहीं, अब क्लास को देखेंगे और इस क्लास में देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या भैया क्या कर रहे हैं, खसका रहे हैं इसे। खैर कोई नहीं, मज़े से पढ़ना है, क्या फ़र्क पड़ता है। कंटेंट मिलना चाहिए और सही मिलना चाहिए, है ना। बस ये कमेंट करके बताइए कि थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कमेंट क्या ही करिएगा, मैं तो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। खैर कोई नहीं, आप बताइएगा कि हाँ, क्लास देखने के बाद बताइएगा कि ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ क्या आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, सब कुछ बात करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ कि देखिए अभी तक हमने बहुत सारी क्लास कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 2 चैप्टर तो ख़त्म ही कर चुके हैं पहले, गद्य खंड से। ठीक है, गद्य खंड, गद्य खंड से क्लास को हमने ख़त्म कर लिया है 2 चैप्टर। ठीक है, गद्य खंड से 2 चैप्टर कर लिया है, पहला और दूसरा, जिसमें पहला और दूसरा कर लिया है। आप जाकर देखिएगा, मैंने बहुत तरीके से समझाया हुआ है, काम का चीज़ है। उससे पहले भी बहुत सारी क्लासें मैंने लिया है जो वो भी काम की हैं। साथ में व्याकरण भी कर लिए हैं, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैट्रिक के भी साथ में चलता है, इसलिए आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा। अगर नए आए हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलते जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, अब बात मैंने सोचा कि नहीं भाई, गद्य खंड से 2 कर दिया ना, अब पद्य खंड से करो। पद्य खंड से करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि साथ साथ में सिलेबस भी ख़त्म होते रहेगा और समझ में आएगा चीज़ों, एक साथ चीज़ समझ में आएंगी कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, पद्य खंड तो मैंने ये प्लानिंग किया है, कैसा रहेगा आप बताइए। अब 2 इधर से करेंगे, कविता खंड से करेंगे 2, फिर चलेंगे उधर। ठीक है, ऐसे 2-2 करके जाएंगे, कैसा रहेगा ये बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब जब ये क्लास अब कर रहे हैं हम पद्य खंड से, तो इसमें पहला चैप्टर कड़बक है, आप जानते हैं, और जायसी का है, ये भी आप जानते हैं, है ना। बट इस कड़बक में भी एक क्लास हमने कर लिया है। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर उस क्लास को देख लेंगे तो ये इस क्लास का आंसर खुद कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसको ना इतने ने डीपली में समझाया ना मेरे भाई, कि मैं अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि यार इतना क्या समझाना था। हाँ, इतना क्या समझाना था कि 1.5 घंटे का क्लास कोई लेता है क्या। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक ही चीज़ को समझाने के लिए मैं 2 क्लास लाऊं, 3 क्लास लाऊं, क्या फ़ायदा है। एक लाऊं कवि परिचय, एक लाऊं फिर भावार्थ, तो ये मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, लोगों का टाइम नहीं ख़राब करना है, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, एक ही क्लास में पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगे सब कुछ। इस कारण से मैंने ऐसा किया है। 1.5 घंटा है, आपको भी लगेगा कि देखिए मैं जानता हूँ कि क्लास जब लंबी हो जाती है तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्लास के टाइम देख के ही भाग जाते हैं। बट अगर आप मेरी क्लास अगर कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं आखिर इतनी अगर पढ़ाता हूँ तो कैसे पढ़ाता हूँ, आपको मालूम हो चुका होगा। चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में देखेंगे हम अभ्यास केवल। हमने पहले इन चीज़ों पर बात कर लिया है, आज बात करेंगे अभ्यास पर। फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे PYQ और MCQ पर। आप जान ही गए कि PYQ और MCQ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, आपको लगेगा कि क्या फॉर्मेट आ गया है, बट मैं अब जो बता रहा हूँ अब उस पर ध्यान दीजिए। और इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो केवल परीक्षा में पूछे जाने हैं, मतलब हैं कि हाँ ये ठीक है चलेगा आएगा। फालतू वाले प्रश्नों को मैंने दरकिनार कर दिया है। आइए अभ्यास और उसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आप जानते हैं, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि ये आए, और जब भी आएगा तो 2 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं। दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया या तस्वीर बनती है जैसा वो होता है। ठीक है, कभी भी दर्पण के समान ही स्वच्छ और निर्मल भावों के हैं ही। ठीक है, निर्मल भावों के हैं उनके हृदय में। ठीक है, ज़रा सा भी क्या है, कृत्रिमता नहीं है, उनके लिखिएगा, उनके हृदय में ज़रा सा भी बनावटीपन नहीं है।
ये बनावटीपन अपने वर्ड में डाल सकते हैं। कृत्रिमता अगर ना याद रहे तो बनावटीपन नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है भाई? जैसे आईना में दर्पण में बनावटीपन नहीं होता है, वैसे इनमें भी नहीं है। इसीलिए वो इन्होंने ना तुलना किया हुआ अपने को आईना से, ठीक है, बताया हुआ है। उनके इस निर्मल भावों के कारण, मेन यही इंपॉर्टेंट है, और इसी निर्मल भावों के कारण अगर आप अच्छे होते हैं तभी आपके कई दोस्त बन जाते हैं, आपका समाज में नाम होता है। वही बात है, इसी निर्मल भाव के कारण क्या है कि बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं, जो कभी इनको भी इनकी शिकायत किया करते हैं कि भाई देखो ये अपंग आदमी, मतलब देखिए आप जब अपंग होते हैं किसी चीज़ से तो आपका कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है ये आपको मालूम ही है, ठीक है। या आपके कोई कमी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो कितना लोग डांटते हैं तो आपको मालूम ही है। फिर भी अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आपका नाम होगा। वही लोग एक दिन कहेंगे ना, बहुत सुंदर बच्चा, अच्छा किया। मैं तो कह ही रहा था, मैं तो ऐसे ही उसको बोल रहा था बुरा भला बुरा, हाँ, लेकिन बाद में जब अच्छा करेंगे तो वो आपके फिर पास में आएंगे, कहेंगे मेरे को भी कुछ बताओ, मेरा भी मदद करो, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि आपको उनके इन निर्मल भावों के कारण ही, इन या इस निर्मल भावों के कारण ही बड़े रूपवान लोग जो रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो भी क्या करके इनका चरण पकड़ के इनसे आशीर्वाद लेने की चेष्टा में लगे रहते हैं, कामना करते हैं लालसा के साथ, ठीक है। यही आपको अपने आंसर करना है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? मतलब बताइए समझ में आया कि नहीं है? कुछ 3 ही पॉइंट लिखा है। देखिए जब भी पूछे ना, जब भी 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा आपको ना, 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं ले जाना है। 30 वर्ड का मतलब एक लाइन में मान लीजिए कि आप 6 वर्ड लिखते हैं पेपर में, A4 साइज़ का पेपर रहता है वो एग्जाम में, ठीक है, बड़ा रहता है वो। तो अभी भी प्रैक्टिस करिएगा ना, जब भी तो A4 साइज़ का ही कॉपी खरीद के प्रैक्टिस करिएगा, छोटा बचुलिया वाला मत खरीद लीजिएगा, उस पर ही प्रैक्टिस करिएगा। और मैं बताऊंगा एग्जाम में जब भी बैठना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये अभी फिलहाल समझ ले कि थोड़ा सा अगर इसका एक पार्ट छोड़ रहे हैं, इधर 4 पार्ट मोड़ रहे हैं, तो ऐसे उसको इतना में लिखना है। प्रश्न का संख्या इसमें डालना है, ठीक है, या फिर सीधे सेंटर में प्रश्न लिखना है। प्रश्न संख्या एकदम बिल्कुल स्पष्ट में एक लाइन फिर नीचे छोड़ना है, फिर वहाँ सवाल का नंबर लिखना, उत्तर लिखना है, और उत्तर का वहाँ पर सवाल मेंशन करना है, नंबर, और फिर एक लाइन यहाँ से नीचे से लिखना है, ये ठीक है, यहाँ से लिखना है, यानी ताकि स्पष्ट मालूम चले कि किसका उत्तर दे रहे हैं, किस सवाल का है, सवाल का नंबर क्या है, उसका उत्तर क्या है, ठीक है, किसका उत्तर कर रहे हैं, ए का पहला का क ख कर रहे हैं, ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको आंसर देना है बिल्कुल स्पष्ट रूप में। समझ गए चीज़ को? तो मैं क्या बता रहा था और इसमें कुछ जोड़ रहा था, 6 नंबर का, अच्छा हाँ, जब भी मैंने बोला कि जब भी 2 नंबर का आएगा तो 30 वर्ड से ज़्यादा का नहीं करेगा, ठीक है। 5 नंबर का आएगा तो 100 से 120 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा 30 में बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। देखना होगा कि सवाल क्या है वो उसके अकॉर्डिंग, बट 100 से कम नहीं लिखना है वर्ड में आपको। आइए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहले कड़बक में कलंक, और पहले मतलब जानते हैं कि 2 कड़बक है आपका, पहला और दूसरा कड़बक है, ठीक है। पहले में खुद की तारीफ की है, दूसरा में अपनी काव्य की तारीफ किए हुए हैं, ठीक है। तो कांच और कंचन ये 3 वर्ड आया हुआ है, तो इसका तात्पर्य मतलब बताना है कि इसका अर्थ क्या हुआ भाई, क्या अर्थ है, क्यों आया है, किस संदर्भ में आया है। तो देखिए कलंक का मतलब होता है दाग धब्बा, या इससे और आगे बढ़ेंगे तो दोष से तात्पर्य है कि ये सब जैसे मैं लिखा हूँ वैसा आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम चले, जो कॉपी चेकर होगा, चेक करेगा, उसको मालूम चलेगा अच्छा हाँ बंदा मेहनत किया हुआ है। और ये 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है, 2 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का भी आएगा। ये 2 नंबर में आ चुका है और 5 नंबर में भी ये प्रश्न आ चुका है, 2 नंबर और 5 नंबर में। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, ताकि अगर गलती से 5 नंबर में फिर से रिपीट कर दे तो आप जब बड़ा आंसर जानेंगे तभी आप लिखेंगे, वरना इसको आप और छोटा बना सकते हैं। तब तक समझ लीजिए। और कभी भी पूछे ना, जोड़ घटाव करके आपको लिखना है। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना सुंदर लिखते हैं। जिस दिन आप सुंदर लिखना शुरू कर देंगे ना, मतलब लगे कि आप लिख रहे हैं, स्पष्ट पता चलने लगे ना, आप अगर उसमें कुछ गीत भी लिख के आ जाएंगे ना, बीच में थोड़ा सा कुछ अच्छा लिख दें उससे रिलेटेड, और बीच में गीत भी लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे फिर वही पंक्ति के रिलेटेड कोई बात, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। जो आपका परीक्षा कॉपी चेक करेगा उसके पास फुर्सत थोड़ी रखा है भाई, आप जैसे बथेरे पड़े हैं वहाँ पर कॉपी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना से जितना सुंदर लिखने की प्रैक्टिस करें वही आपको नंबर दिलाएगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिलाएगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी सुंदर आंसर जानते हो और सुंदर लिखना नहीं जानते हैं तो फालतू हो जाएगा सब कुछ। देखिए मैंने फिर से गलत काम कर दिया, टिप दिया, कुछ कुछ टिप दिया, कोई नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बाबू रे बाबू रे, क्या क्या मैं करता हूँ यार। 1 मिनट,
इदरिच को अपन इदरिचे रहेगा, ले लोटा और कुछ कर दिया मैं, ये और मैं बना दिया इसको। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं बोला ना थोड़ा सा मेरे साथ ये ना प्रॉब्लम मेरे बाबा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसको, ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ए और क्या, अब क्या देखोगे भाई। कोई नहीं, यही तो होता है। चलिए लाइफ में बहुत कुछ होगा अभी, इसी तरीके के छोटे छोटे परेशानी आपके लाइफ में आते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे। घबराना नहीं है यार, क्या है, सब ज़िंदगी है तो भाई सब कुछ होगा, नहीं है ज़िंदगी तो कहाँ से कुछ होगा। आइए आगे देखते हैं, समझ गए इसका। तो तात्पर्य बताना है कि कलंक दाग धब्बा दोष से तात्पर्य है कि जैसे चंद्रमा में कमी है, कमी यानी दाग धब्बा है, ये भी लिख सकते हैं कमी की जगह, वैसे ही कवि में भी है। कवि ये स्वीकार कर रहे हैं, बट ये भी बता रहे हैं कि फिर भी कवि चंद्रमा की तरह क्या है, अपने काव्य की प्रकाश जो है से पूरे संसार को उजाला किए हुए, चंद्रमा जैसे पूरे संसार को शीतल किए हुए रहता है, उसी तरीके से ये भी अपने प्रकाश, काव्य की प्रकाश से, यानी काव्य के प्रकाश का मतलब वो काव्य जो भी लिखे है ना उससे, ठीक है। कांच, और आगे अब देखते हैं, कांच का मतलब कच्ची धातु और कंचन का मतलब सोना होता है, दोनों का एक दूसरे से संबंध, इसीलिए एक साथ इसको ऐसे लिखना है। देखिए कांच, किताब में आप देखेंगे ना मेरे भाई, तो कई लोग कई तरीके का आंसर बताए हुए हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ ना एक बिल्कुल पुख्ता आंसर बता रहा हूँ। आप इस बात को निश्चिंत रहेंगे, पहले से अगर पढ़े होंगे आप तो लगे कि ये देखो ये कुछ और आंसर बताने लगा, कन्फ्यूज करने लगा भैया ये, तो आप, मैं बताता हूँ कन्फ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं सही बता रहा हूँ, पुख्ता बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कविताओं का जो भावार्थ होता है वो कई संदर्भ में खुलता है, अलग अलग लोग आएंगे अलग अलग तरीके से अपनी दृष्टि उसमें डालेंगे, है ना। लेकिन घबराना नहीं है, सब कहीं ना कहीं सही रहता है लोग, तो उससे घबराना नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आपको इसको फोकस में रखना। हाँ, मूल चीज़ नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना, मूल चीज़ नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो कांच का मतलब कांच धातु, जो कंचन सोना निकलता है, शुद्ध सोना नहीं निकलता है वो, ठीक है। जब पत्थर पहाड़ों से कहीं से भी अगर सोना निकलता है, ठीक है, खदानों से निकलता तो ऐसे शुद्ध नहीं निकलता, वो क्या होता है, कच्चे धातु के रूप में, उसको कच्चा धातु है, वो क्या है, कच्चा धातु, रॉ मटेरियल है, वही कांच हुआ, कच्चा धातु, ठीक समझ गए। और कंचन सोना से तात्पर्य है कि जब तक सोना गलाने वाला पात्र, एक साथ है ये वर्ड, ठीक है, सोना गलाने वाले पात्र, वाला नहीं वाले, ठीक है, वाले पात्र में कांच यानी वही कच्ची धातु, ये जरूर लिखना है, कच्ची धातु को गलाया नहीं जाता है तब तक वह सोना नहीं बनता है मेरे भाई, ठीक है। उसको पकाया जाता है तब जाके वो कंचन जो है ना, कुंदन बनता है, चमकता है उस तरीके से। अर्थात इस संसार में इसका मेन जो अर्थ है कवि के द्वारा कि बिना संघर्ष, यानी बिना संघर्ष, बिना आपको तपे, यही सोना गलाने वाला तपे जो पात्र होता है ना, वो कैसे सोना गलता है, कोयले के आग में उसको डाला जाता है, पहले डाला जाता था, अब नहीं डाला जाता है, डाला जाता है, फिर उसमें जो कच्चा है ना, कच्चा माल जो है धातु, ये कच्चा धातु को उसमें डाल के हीट रहेगा, वो एक छोटा सा बर्तन होता है, मतलब मिट्टी के तरह का होता है, अलग मिट्टी की तरह का वो बर्तन होता है, इतना सा होता है बाल्टी के शेप में, और उसमें वो डाला जाता है सोना, छोटा सा सोना का टुकड़ा, और गलाया जाता है, पहले गलाया, अब नहीं, अब सुनार का दुकान पे जगह वही रह देगा, छोटा सा बाल्टी रहेगा मिट्टी वाला, ठीक है। और गैस ऐसे मुंह में पाइप रहता है, और गैस का उसमें जुड़ा रहता है, फूंकता है लोग, ठीक है, ऐसे फूंकता है। दूसरा एक होता है सीधे गैस का उस पर फ्लो करता है लोग, ठीक है, फ्लो करता है उसे फोकस गैस के आग से, तो ये मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, तो समझ गए यही चीज़ है। पहले इसलिए बताया गया है, पात्र पहले बताया गया है क्योंकि पहले कोयला होता था तो उसमें गला था, अब ऐसा कुछ सिस्टम बदल गया थोड़ा सा, तो आपको यही याद रखना है, समझ गए यहाँ तक। जिस तरह से संघर्ष तप और तपस्या नहीं करेंगे, त्याग में नहीं त्याग नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप भी ना श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं, यानी श्रेष्ठ नहीं बना जा सकता है, जैसे कि कवि बने हैं, ठीक है। क्रूप होने के बाद भी उन्होंने तपस्या किया, तपस्या मतलब मेहनत किया, अपने आप में निखार लाया, तब जाके ना उनको आज याद कर रहे हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए इसका आंसर। अब देखिए 5 नंबर में 2 सवाल को गोली मार दीजिए, अब सीधे आइए। 2 बार पूछा है, कितना 2 बार पूछा है, सप्रसंग व्याख्या, यानी 4-4 नंबर का 2 बार पूछ चुका है, इसलिए हम इसका आंसर करेंगे, और ये इस बार भी संभावना बनता है कि आ जाए, ठीक है, 2 बार पूछ चुका है, तो ये संभव है कि आए, इसको आप नोट करिएगा। और इसी के आधार पर 2 और भावार्थ को करना है, जो आपको खुद करना है, बस मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ कैसे लिखना है, ठीक है,
जब भी आ जाए भावार्थ पूछे, संप्रसंग व्याख्या पूछे तो क्या लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तकों का, ठीक है, पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 की कविता कड़बक भाग 1, कड़बक 1 जरूर लिखना है, की है या से ली गई है, ठीक है। इस कविता के काव्यकार या कवि या कविवर मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी भक्ति काव्य धारा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी राइटर के बारे में जब भावार्थ संप्रसंग करना हो तो एक बार उनका उसके बारे में एक पंक्ति ज़रूर लिखिए, ठीक है। जायसी ऐसे तो बहुत जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये मैं बताता हूँ, ये लिखिए। जायसी भक्ति काव्य, जायसी भक्ति काव्य धारा के, भक्ति काव्य क्या धारा है, अब तक क्लास कर चुके हैं तो समझ चुके होंगे, अब तक शुरू से अगर मेरी क्लास कर रहे हैं तो समझ चुके होंगे क्या है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा गया, उसी में से एक कालखंड है भक्ति, ठीक है, भक्ति काव्य धारा। और उसी का क्या है, उसके अंदर भी एक खंड है ज्ञानाश्रय शाखा, और उसी के ये क्या है, कवि है। तो आपको लिखना है जायसी भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के, ठीक। अरे बाप रे बाप, गलत लिखा है मेरे भाई, प्रेमाश्रय होगा, ठीक है, प्रेमाश्रय होगा, ज्ञानाश्रय भी है और प्रेमाश्रय भी है, तो प्रेमाश्रय आपको याद रखना है। प्रेमा ये नहीं होगा, प्रेमा, ठीक है, प्रेमाश्र, श्र अय दीर्घई, ठीक है, प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। अब लिखना है इस, अब देखिए, अब उसके बाद क्या लिखना होता है, इस कविता के बारे में लिखना होता है थोड़ा सा, कि उससे पता चल जाए, पूरा कवि पढ़ के ना, एग्जामिनर पूरा पढ़ के ना समझ जाए इसी पंक्ति से अच्छा क्या है। तो देखिए ये पंक्ति क्या बताती है, एक लाइन में लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में, इस जो भी दिया रहता है यहाँ पर लाइन पंक्ति। कविता में कवि बताए हैं कि, यहाँ पर लिख सकते हैं, या पंक्ति में कवि बताए हैं कि बिना संघर्ष के मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता, ठीक है, क्या नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इस पंक्ति का इसका यही संदर्भ हुआ। ये क्या है, यहाँ ये संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग, सॉरी, ये इतना तक पंक्ति जो हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पंक्ति क्या हुआ, ये संदर्भ हुआ, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रसंग हुआ। ये समझ गए ना, ये सब प्रसंग संदर्भ एक ही में, इसलिए साथ ही में लिख दिया। कभी कभी होता है आप अलग दिखा सकते हैं, बट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही साथ लिख दीजिए। अब लिखिए तो अलग पैराग्राफ यहाँ पर चेंज करिए, यहाँ पैराग्राफ सीधे चेंज करिए, एक लाइन सीधे एक लाइन चेंज करना है, और नीचे लिखना है भावार्थ, और फिर यहाँ पर लिखना है भावार्थ लिखिए चाहे भाव लिखिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोई, ये कहते हैं कि जिस प्रकार आम में, अच्छा पढ़े नहीं है ना, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध न बसाई न सोई। तो इसका अर्थ हुआ कि जब तक, जौ लही मतलब जब तक, जौ लही मतलब जब तक या जिस प्रकार आम में नुकीली डाभ है, यानी मंजर नहीं पड़ता है, निकलता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, नहीं आता है। यानी आम में सुगंध तभी आता है भाई जब उसमें मंजरी निकलती है। इस लाइन को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, काट दीजिए, बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया, काट दीजिए, ठीक है। डाब के कारण क्या, यानी वो उस मंजरी के कारण, यहाँ मंजरी लिखिएगा, ठीक है, मंजरी के कारण क्या होता है, आम की जो है खुशबू बढ़ जाती है, और ठीक उसी प्रकार बढ़ती है, ठीक है, जैसे उसी प्रकार क्या होता है, काबिलियत अगर आप में है, आप में भी अगर गुण है, तो उसके बल पर क्या होता है, आप समाज में क्या होते हैं, मान सम्मान और आपका पहचान होता है, पाते हैं। समझ गए, तो ऐसे आपको लिखना है। अतः इन पंक्तियों, एक पैराग्राफ फिर यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ जहाँ खत्म हो पंक्ति वहाँ का लाइन छोड़ देना है, और मान लीजिए कि यहाँ भी खत्म होता है ना, तो तब पूरा लाइनें को छोड़ दीजिए। अतः इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य, ठीक है, मानुष लिखा है तो मनुष्य लिखे, मानुष भी होता है और मनुष्य भी होता है, मनुष्य में दोष है तो उसमें भाई कुछ अच्छाई भी है, ये भी मानकर चलना है। अगर कभी आँख काना है तो उनमें भी तो काना है, ठीक है, लेकिन उनमें गुण है, वही मैंने लिख दिया है कि अगर मनुष्य में दोष है, कभी कहते हैं कि भाई मनुष्य में दोष है तो ठीक है, उसमें अच्छाई भी है, ठीक है, और उसी अच्छाई के बदौलत क्या होता है, वो उसी मेहनत और के बदौलत क्या होता है, स्वयं को वो संसार में फूल की तरह सुगंधित कर पाता है, उसका सुगंध जो है अपना सुगंध फैलाता है, यानी नाम सम्मान सब पाता है। समझ गए, यही लिखना है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ, देखिए पढ़ने के पढ़ देता मैं, हो गया, लेकिन समझा रहा हूँ कि फिर भी आप समझ जाए तो फिर आपका आंसर हो जाएगा, अब आपको भूलेंगे नहीं फिर आप। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कि 5 नंबर जो प्रश्न बताया है ना, उसी के आधार पर ये 2 भावार्थ आपको लिख लेना है, 2 का, और ये 2012 में पूछा है, तो ये संभव है कि पूछा जा सके, कम संभावना है, बट ये 9 नंबर प्रश्न जो आपके चैप्टर में लगा हुआ, ये निश्चित रूप से है कि पूछेगा। अगर पूछ दिया 5 नंबर का तो ये पूछेगा,
क्या है इसका, सॉरी 4 नंबर का, 4 नंबर का अगर पूछा इस बार, पूछा इधर नहीं पूछा है, 2019 में पूछा है और 12 में पूछा, अगर पूछेगा इस बार तो ये संभावना है कि ये पूछेगा, तो इसको ज़रूर याद रखें। और इसका आंसर कैसे करना, अब आगे आइए 8 नंबर प्रश्न को देखिए, उसके बाद समझ जाएंगे इसका। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। धनी सो पूरख जैसे कीरत जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु, यही है ना। फूल भले सुगंध, फूल मुरझा जाता है पर उसकी क्या खुशबू उसमें रहती है, ठीक है। आदमी भले चला जाए लेकिन अगर उसमें गुण है, गुणवान है वो, तो वो भी हमारे बीच अमर रहेगा। इसी को कैसे लिखना है हम आगे देखेंगे 8 नंबर में। तब तक एक सवाल 6 नंबर पर देखते हैं। रकत कै लेई, रकत मैंने रक्त के लेई, जो आटा के लेई हम बनाते हैं ना, या कोई लेई बनाते हैं किसी तरह का, या फिर ईंट जोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए सीमेंट का लेई बनाते हैं हम लोग, सीमेंट बनाते हैं बालू उलू मिला के, वही समझिए। कभी भी वही लेई बनाता है लोग, तो कैसे बनाता है देखिए, रकत का लेई, वही कहें रक्त का लेई। कभी जैसी कहते हैं कि मैंने, देखिए 2 नंबर का ही प्रश्न ये पूछेगा, और 2 नंबर का ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। और पूछ रहा है 2 नंबर का, नहीं तो सीधे 5 नंबर का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, और नहीं तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, गलती से 2 नंबर का पूछता है, तो 1 नंबर ये और 2 नंबर ये पूछेगा जब भी, तो 3 नंबर से कम नहीं पूछेगा, ठीक है। और ज़्यादा पूछेगा तो आपका 5 से 6 नंबर का पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर का बराबर देता है, तो 5 वो हो गया, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टोटल 6 नंबर का हो गया। तो ऐसा समझिए। जायसी कहते हैं कि, कभी जायसी कहते हैं कि मैंने यह काव्य कथा जो है ना, पद्मावत जो काव्य कथा है, रचा इसलिए है भाई, रचा है, और उसको जिसको भी सुनाया है ना, क्या हुआ, उसको प्रेम की पीड़ा हुई है भाई, वो भी प्रेम का पीड़ा, उस प्रेम की पीड़ा को भी अनुभव किया है। मैंने इस कथा को रक्त रूपी ले, यानी जी जान लगा कर, खूब मेहनत करके, एक एक शब्दों को जोड़कर बनाया हुआ है। और इसमें जो आप प्रेम, जिसने भी प्रेम की जो पीड़ा को महसूस किया ना, उसको ऐसे ही नहीं लिखा भाई, मैंने भी उसको महसूस किया है, अपनी आंखों के आंसुओं को बहाकर, तब जाकर वैसा लिखा है, बुना है, जोड़ा है, बनाया है, ठीक है, बनाया है, तब जाकर क्या हुआ है कि ये जो मेरी रचना है। और ऐसा क्यों किया है भाई, ऐसा मैंने जी जान मेहनत के, यानी रकत के लई लई लगा कर क्यों इसको बनाया है, इसलिए बनाया है कि मेरे जाने के बाद भी यह जो मेरी कृति है, मेरी रचना है, मेरी कथा है, आपके बीच रहे, यानी संसार के बीच मौजूद रहे निशानी के रूप में। समझ गए, यही तो लिखना है भाई, कुछ खाया थोड़े मेरे भाई। कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं ना आप, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कई क्लासों में बोल रहा हूँ कमेंट करने के, बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइक कर दिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कमेंट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके कमेंट से मेरी को मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं थोड़ा सा और मेहनत करके लाऊं और समझाऊं। जब कमेंट आप नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं मेरे से, है ना। मैं चूँकि नया शुरू किया हूँ, है बिल्कुल, आपका परिवार छोटा है, ये हमारा परिवार सब कुछ छोटा है, हम पढ़ा रहे हैं लैपटॉप से, बिल्कुल हमारे पास स्मार्ट टीवी बोर्ड नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखे आपके कमेंट से प्यार। चलिए 8 नंबर पर प्रश्न चलते, सब कुछ छोड़ देना है और 8 नंबर पर सीधे आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2023 में, तो इसके अब ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कह रहा, तो इस बार याद रखना है कि पहले की पूछ दे, पहले का अगर 5 नंबर का प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा 5 नंबर का, ठीक है। अगर 5 का नहीं बना तो उसे उधर अभी देखें हम लोग, भावार्थ 5 नंबर वाला देखें, जिसमें 9 नंबर सवाल है, वो ज़्यादा संभावना कि आ जाए, ठीक है। 9 नंबर उधर अगर पूछेगा 4 नंबर में, तो 9 नंबर प्रश्न आपको उसको तय करके रखना, आगे देखेंगे उसको हल कैसे करना इस पे। और 8 ही नंबर का आंसर, जो 8 ही नंबर का आंसर 9 नंबर का आंसर है, बस लिखना कैसे आपको 5 नंबर वाले के फॉर्मेट में लिखना है। समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको। आइए दूसरा कड़बक अब लिखना है कैसे, कभी भी अगर लिखना हो तो भाव सौंदर्य तो ऐसे लिखना है आपको। दूसरा कड़बक की बात करें तो दूसरा कड़बक लिखेंगे, दूसरा कड़बक कवि जो है, कड़बक का कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और जो हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 है में दी गई है, या वहाँ से नहीं दी ही गई है, ली नहीं गई है, उसमें उद्धृत की गई है या प्रस्तुत की गई है, ये कर सकते हैं। जायसी जी प्रेम की पीर का कवि है। मैं बताता हूँ कि हमेशा एक कवि के बारे में एक पंक्ति जरूर लिखिए। इन्होंने इस कड़बक के माध्यम से अपनी काव्य कथा ग्रंथ यानी पद्मावती में लिखा। ये जो कड़बक है कहाँ पर लिखा है, पद्मावती ग्रंथ है उसमें लिखा, सीधे लिख देना है, जिसमें इस कथा को लिखने के पीछे का कारण बताया। अब देखिए इस पंक्ति से ना, ये जो है ना दूसरी जो कड़बक है, तो उसके दूसरी कड़बक से ना जो कहना क्या चाह रहे हैं कभी एक लाइन में आपको यहाँ पर दर्शाना होता है। कैसे मैंने बताया, वहाँ भावार्थ में एक लाइन ज़रूर बताइए उसके बारे में, ताकि पूरा ना पढ़ के इसे समझ जाए। तो क्या है एक लाइन, क्या है जिसमें इस कथा, अब देखिए अब क्या है एक लाइन,
इस कथा को लिखने के पीछे का कारण बताया है कि उनके जाने के बाद यह कैसे अमर रहेगी। ठीक है ना, यह अमर रहे इसी के बारे में। अब किस तरीके से अमर रहे, आइए उसको देखते हैं। अब भावार्थ लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके सीधे भावार्थ लिखना है, भाव सौंदर्य लिखना है, या सीधे डैश देकर अब लिखना है। ठीक है, अब ये लिखा है ना, देखिए मैं यहीं इसी लाइन में नहीं लिखना है, अब यहाँ से नीचे से लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, इस लाइन से नहीं। मैं आपको यहाँ पर भले लिख दिया हूँ, आपको कॉपी में लिखना है वहाँ के नीचे से, और लिखना है जैसे देखिए अब ये लिखे ना ये, तो यहाँ से शुरू करना है नीचे, यहाँ इधर इस लाइन से यहाँ तक, फिर ये पर्सन छोड़ देना है यहाँ तक, और जब दूसरे लाइन में आएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि ये भाव सौंदर्य का एक स्पेस मिल जाए, छुट्टा मिल जाए, लगे कि हाँ भाव सौंदर्य लिख रहे हो आप। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने यह काव्य कथा रचा और जिसको भी सुनाया उसको प्रेम की पीड़ा हुई। फिर वही कॉपी किया हूँ आंसर को मैं, सब तो वही लिखना होता है। मैंने इस कथा को रक्त की रूपी ले यानी जी जान लगाकर एक एक शब्द को जोड़कर बनाया है। इसकी जो गाढ़ी प्रीति का मतलब होता है गहरी प्रेम, गहरा जो प्रेम है ना, उसको मैंने अपने आंसुओं को बहा कर भिगो कर भाई बनाया है, जोड़ा है, लिखा है, यह सोच कर कि जब भी मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये जो मेरी कृति है ना अमर हो जाए। ठीक है, निशानी बची रहे। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड में इसलिए दे दिया हूँ कि जगह नहीं है, तो ये नहीं लिखना है बार बार, अब उसी के आगे नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ से जहाँ ख़त्म होगी पंक्ति यहाँ छोड़ देना है, और पूरा लाइन नहीं छोड़ना है, जहाँ ख़त्म है वहीं उतना छोड़ देना है, उसके बाद वहीं से लिखना है। अब न जैसे जैसे देखिए जैसे अब न वो राजा रतन सेन हैं और न वह रूपवती पद्मावती रानी हैं। ठीक है, न बुद्धिमान सुआ यानी तोता है, और न ही सुआ यानी तोता लिख दीजिएगा आप, और न ही वो राघव चेतन या अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, बट लेकिन इनका क्या है, यश हमारे बीच में मौजूद है, इनकी कहानी हमारे बीच मौजूद रह गई है भाई, क्यों रही, इन्होंने कर्म किया है। ठीक है, वह पुरुष धन्य है। अब अगला बिंदु इसमें कहा जा रहा है, यहाँ तक तो भाई लोग सब लोग राजा महाराजा जो भी लोग सब लोग नहीं रहा, लेकिन आज इनकी कहानी तो है ना, लेकिन फिर कह रहे हैं कि भाई वो पुरुष धन्य हैं। ठीक है, वे लोग धन्य हैं जिनकी मान सम्मान, ठीक है, जिनकी नहीं हो, जिनका मान सम्मान होगा, जिनका मान सम्मान प्रसिद्धि संसार में उसी तरह से रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने के बाद भी, यानी फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसमें खुशबू सुगंध रह जाता है। ठीक है, सुगंध रह जाता है। समझ गए चीज़ को। देखिए अभी तक जो भी आंसर पढ़े ना उसी को देखिए, यही कॉपी हो रहा है, इतना ना छोटा ये वही कॉपी होगा, कुछ है नहीं, तो समझ गए यही हो गया। अब आगे देखिए जो दोहा है, दोहा के ये थोड़ा सा उसमें दोहा 7 अर्धाली दिया है, यानी 7 अर्धाली मतलब 7 पंक्ति अर्धाली और एक दोहा है, समझाया पिछले क्लास में, ज़रा जाकर ज़रूर देखिएगा, इसीलिए वो क्लास लंबी हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हो गया, समझ गए कि वो लोग पुरुष धन्य है भाई, कि जो लोग क्या करते हैं भाई, जिनका जो है ना अभी तक मान सम्मान इस धरती पर बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे पुष्प यानी फूल में खुशबू रह जाता है उसके मुरझाने के बाद भी। अब आगे देखिए इसमें एक जोड़ना है, यहाँ पर पैराग्राफ ज़रूर चेंज कर देना, यहाँ पर मैं नहीं छोड़ा हूँ, चेंज कर देना इस लाइन को ख़त्म होते ही। अंत में कभी कहते हैं कि, ठीक है, अंततः कभी कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न कोई खरीद सकता है। ठीक है, खरीदा है, और संसार में मेरे द्वारा, इसी प्रकार में संसार में मेरे द्वारा अगर रचित, यश का मतलब क्या होता है, यश का मतलब होता है ख्याति प्रसिद्धि। ठीक है, नाम कमाना, नाम मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, ये समझिए यही यश का मतलब हुआ। तो वो देखिए यश जो आपका कोई मान सम्मान जो कोई खरीद सकता है क्या, प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत फेमस हुए हैं आप अपने गुण के कारण, तो वो कोई आपको खरीद सकता है, वो खरीद कर अपना वो खुद नहीं ना हो सकता है, बल्कि आप ही के पास आएगा, आपसे सटेगा और आपके जरिए वो भी अपना नाम कमाना शुरू कर देगा। जैसे आजकल हो रहा है, सेलिब्रिटी लोग होता है जो नाम कमाए, तो कोई उसे सेल्फी खिंचवा लेता है, अब फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, कहता है कि देखो हम पवन भैया के साथ, इनको साथ उनको साथ, मैं पवन सिंह का नाम ले लिया, कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि आप परिचित लोगों से जो फेमस हो गए उनका फ़ोटो लेते हैं साथ में, है ना, लेते हैं, अब अपना फिर नाम कमाना शुरू करते हैं अपने लोगों के बीच। वही चीज़ कह रहा है कि यह सामान किसी ने बेचा नहीं और नहीं किसी ने ख़रीदा हुआ है, वो खुद बना सकते हैं आप। उसी प्रकार क्या है कि कवि जायसी जी कहते हैं कि मैंने भी अपना जो है ना रचना जो है रच कर इसकी कहानी को रच कर मैंने इसलिए रचा कि भाई जो आगे मैं भले ना रहूं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़कर क्या करेंगे, मुझे भी याद रखेंगे, है ना, बस यही तो है। समझ गया ना, क्लियर। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न बहुत
इंपॉर्टेंट है, VVI इस बार के लिए अगर पूछ दिया 4 नंबर का प्रश्न तो ये आना ही आना है इसी को। धनी सो पुरुष जस कीरत जासु, धन्य है वो पुरुष। ठीक है, वही तो अभी तो हम पढ़े ना, अभी 8 नंबर में यही पढ़ें और मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फूल मरे पर न पासु, अभी हमने जो 8 नंबर का भावार्थ किया इसका यही आंसर होगा। ये पूरा का पूरा स्लाइड लिख दीजिएगा आंसर में। ठीक है, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, ये जो आंसर है यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा और इसमें से ये लिख दीजिएगा, ये सब। ठीक है, और इसको और छोटा बनाना तो ये सीधे लिखिए जाए कि जैसे रतन सेन, पद्मावती और इस तरीके के जो भी रहे हैं वो लोग भले आज नहीं हैं बट वो उनकी कहानी है, ये सबका नाम लिखना ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा बना लेंगे, इसको और छोटा बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि इसी का तो बात कर रहा है, यहाँ से ज़रूर लिखेंगे, इसी का तो बात कर रहा है, यहाँ से पूरा का पूरा नोट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नोट कर दीजिएगा और यहाँ से मैंने जो लिखा है यहाँ से ये लिख दीजिएगा भावार्थ में उधर। ठीक है, और कैसे लिखना है वो इस 5 नंबर के अनुसार लिखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी आपको। जैसे ये लिखा ना ठीक इसी फॉर्मेट में उसका 9 नंबर का आंसर करना है, लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 से ली गई है। ठीक है, कविता कड़बक यहाँ 1 है ना तो वहाँ 2 लिखना है, वहाँ क्या है 2 लिखना है इसकी है। ठीक है, ये सब कुछ ये लिख देना है, सब कुछ लिखना है और इस पंक्ति को चेंज करना है। कविता में कभी बताएं कि बिना संघर्ष के नहीं, कविता अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है उसको। अच्छा, आप कॉपी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष तो उसी में भी बात किया हुआ ना। ठीक है, बिना संघर्ष के मनुष्य का श्रेष्ठ नहीं बनता है, या नाम नहीं कमाता है, या मान सम्मान नहीं होता है, ये जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, यही कॉपी कर देना है और भावार्थ ऐसे लिखना है। ठीक है, और सीधे 8 नंबर का दूसरा जो स्लाइड मैंने बताया कि कौन कौन कॉपी करिएगा, ये लिख के आप आंसर बना लीजिएगा ये सब। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे छोटा करना है ना भाई, 4 ही नंबर का है तो छोटा करना है। 100 नंबर के अंदर में लाना है आपको, नंबर करना है, 100 शब्दों के अंदर लिखना है, करना है आपको अप्रोक्स में। तो अब समझ गए, चीज़ें समझ गए कि कैसे क्या करना है। ये सब टास्क है भाई, ये आप कहिएगा कि क्या सर आप छोड़ दिए, आप बता देते। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया है, आंसर भी ऑलरेडी सब लिखा हुआ लिखित है, कॉपी करना है। और पहला मैंने बताया संभाव। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इस बार के लिए वेरी वेरी संभावित प्रश्न है। प्रथम कड़बक अगर 5 नंबर का सवाल पूछे तो ये संभव है कि बने। प्रथम कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। तो कैसे करना, अभी जो 8 नंबर का ये प्रश्न देखे, ये सारा 8 नंबर का ठीक इसी फॉर्मेट पे ऐसे ही लिखना है। ठीक, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रथम कड़बक का आंसर कैसे लिखेंगे। प्रथम कड़बक का आंसर आपको लिखने के लिए क्या करना है, आपको पिछली जो हमारी इससे रिलेटेड जो हो गया है क्लास, उसमें जाइएगा। दूसरे कड़बक का प्रथम कड़बक का मैंने लिखित रूप में वहाँ पर समझा दिया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसको देख लीजिए, वहाँ से कॉपी सीधे कर दीजिए, वही जितना लिखा उतना कॉपी कर दीजिए। एक एक लाइन का मैंने भावार्थ वहाँ पर लिखा हुआ है, कॉपी करिए, सेम आंसर हो जाएगा आपका। बस फॉर्मेट 8 नंबर के तरीका से रखना है। समझ गए, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्लास जो हमारी क्लास से ख़त्म होती है, ओवर होती है। अब आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मतलब लगा कि हाँ आंसर कुछ समझ में आया, और क्या ये फ़ायदेमंद रहा कि मैंने बताया कि कितने नंबर के कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसे लिखना है, ये आपका काम को लगा कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा सा हौसला भाई बढ़ाइए कमेंट करके। चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे PYQ को लेकर, जो भी इस चैप्टर से प्रश्न बन चुके हैं 1 नंबर का उनको देखेंगे, है ना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।